जैसे हमने देखा, भ्रूण कोश यानी मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट में मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण हो गया और परागकण जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है यानी कि नर युग्मकोद्भिद है, उसमें नर युग्मक का निर्माण हो गया। अब क्योंकि लैंगिक प्रजनन में मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का संयुग्मन होना आवश्यक है, तो ये दोनों युग्मक संलयित होकर जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्प में ये देखा गया है कि दोनों ही युग्मक, नर और मादा युग्मक, ये दोनों ही अचल होते हैं, तो दोनों को के संलयन के लिए ये आवश्यक है कि दोनों साथ साथ आए, पास पास आए। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसे परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है? परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो अब हम परागण की विभिन्न प्रक्रिया को जानेंगे। परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। सबसे पहले हम स्वपरागण को जानते हैं। स्वपरागण नाम से पता चल रहा है, स्व यानी स्वयं, जिसे इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो परागण की क्रिया होती है वह उसी एक ही पौधे के एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प में होती है। तो इसे दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है ऑटोगैमी और दूसरा है जिटेनोगैमी। जो पहला ऑटोगैमी है उसमें परागण की प्रक्रिया एक ही पौधे के एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। और जो जिटेनोगैमी, इसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्प के बीच में परागकण की क्रिया होती है। इसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के, जो कि उसी पौधे में होता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे जिटेनोगैमी कहते हैं। जिटेनोगैमी में आप देख रहे हैं कि परागण की क्रिया एक ही पौधों के अलग अलग पुष्पों में हो रही है। इसमें क्योंकि दोनों ही पुष्प एक ही पौधों के हैं, तो उनमें आनुवंशिकता के रूप में वे एक ही हैं। जो आनुवंशिक गुण होंगे वह एक ही होंगे और उनसे जो संतति उत्पन्न होंगे यानी जो नए पौधे उत्पन्न होंगे वह भी आनुवंशिक रूप से अपने जनक पौधों के समान ही होंगे। इसीलिए जिटेनोगैमी को स्वपरागण के रूप में देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि स्वपरागण होने के लिए पौधों में कौन कौन सी अनुकूलताएं होनी आवश्यक हैं। तो सबसे पहला जो अनुकूलता है वह है कि पौधे का द्विलिंगी होना। पौधे के पुष्प जो होते हैं वह द्विलिंगी होने चाहिए, यानी उस पुष्प में या तो पुष्प में दोनों ही लिंग होने चाहिए, नर जनन अंग भी होने चाहिए और मादा जनन अंग होने चाहिए, यानी पुमंग और जायांग दोनों होने चाहिए। या फिर यदि पौधा है उसमें पुष्प यदि अलग अलग है तो वो पुष्प मादा पुष्प और नर पुष्प दोनों एक ही पौधे में होने चाहिए। ऐसे पौधों को हम मोनोशियस पौधे कहते हैं, यानी कि इन्हें उभय लिंगाश्रयी पौधा कहा जाता है। ये तो पहला अनुकूलता हो गया। दूसरा अनुकूलता यह है कि पौधों में जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, यानी कि जो नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है, दोनों एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। यानी दोनों का जो परिपक्व होने का जो समय है वह एक ही होना चाहिए। इसे समकालिक परिपक्वता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में होमोगैमी कहते हैं। तीसरा है पौधों के जो पुष्प होने चाहिए वह अनाकर्षक होने चाहिए, यानी अनअट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं होने चाहिए। यदि आकर्षक होंगे तो उसकी ओर जो कीट पतंगे, जो तितलियां हैं या दूसरे जो जंतु हैं वह उनकी ओर आकर्षित होंगे और फिर पर परागण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसीलिए उनका अनाकर्षक होना आवश्यक है, यानी कि पुष्प उसमें छोटे होने चाहिए, गंधहीन होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए।
और जो चौथा अनुकूलता है वह यह है कि पुष्प द्विलिंगी तो होते हैं, परंतु यदि पुष्प खिले ही नहीं, यानी यदि उनमें वो पुष्प पूरी तरह ना खिले, तो ऐसे पुष्पों में पर परागण की क्रिया हो ही नहीं सकती। अगर वो हमेशा बंद रहेंगे पुष्प, तो उनमें स्वपरागण की ही संभावना ज़्यादा होगी। तो ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते उनको क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्लिस्टोगैमी कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं मूंगफली और ऑक्सैलिस, और जो तीसरा है वो कैमिलिना बेंगलहेंसिस। ये तीनों पौधों के पुष्प में क्लिस्टोगैमस पुष्प उगते हैं। अब हम स्वपरागण के लाभ और हानियों को देखते हैं। स्वपरागण का सबसे पहला लाभ है कि इसमें परागण की क्रिया बहुत ही आसानी से, यानी सरलता और सुगमता से हो जाती है। इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी कीट या किसी कीड़े या किसी तितलियों की आवश्यकता नहीं होती परागण के लिए। तो क्योंकि एक ही पुष्प में परागण की क्रिया हो जाती है, तो यह बहुत ही आसानी से होती है। दूसरा है कि पराग कणों की अधिक मात्रा की आवश्यकता भी नहीं होती। परागकण थोड़े से ही हो तो एक परागकोश से परागकण 1-2 भी हो तो वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। तो इसमें इसकी संख्या ज़्यादा होने की भी आवश्यकता नहीं होती। तीसरा यह है कि जो उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं वह शुद्ध मात्र पौधे के जैसे होते हैं, उसी नस्ल के होते हैं। क्योंकि जो संतति पौधे होते हैं, जो नए पौधे होते हैं, वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के जैसे ही होते हैं। तो उनकी जो नस्ल होती है वो मात्र पौधे के ही नस्ल के जैसे ही होती है। और अब इसकी हानि क्या है? तो इसमें ये हानि है कि जो फल बनते हैं उसमें बीजों की संख्या बहुत ही कम होती है, और साथ ही वह जो बीज होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। दूसरा यह कि इसमें एक ही किस्म के पौधे होते हैं, हमें ज़्यादा किस्म इसमें से नहीं मिलता। तीसरा यह है कि नए किस्म का विकास की जो संभावना है वह भी कम होती है। तो यह इसकी हानियां हैं। अब हम दूसरा परागण का प्रकार, जिसे हम पर परागण कहते हैं, इसे जानेंगे। जैसे कि आप नाम से जानते हैं, पर परागण यानी कि पर यानी दूसरा। इसमें 2 अलग अलग पौधे होते हैं, लेकिन पौधों की प्रजाति एक ही होती है, लेकिन पौधे अलग अलग होते हैं। और पौधों में पुष्प, जो अलग अलग पौधों में जो पुष्प होते हैं, इनके बीच परागण की क्रिया होती है। यानी एक पौधे के पुष्प से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है, जिसे ज़ेनोगैमी भी कहते हैं। पौधों में पर परागण होने के लिए कौन कौन सी अनुकूलताएं आवश्यक हैं, यह हम देखते हैं। पहला तो यह स्वबंध्यता। स्वबंध्यता यानी स्वयं, स्व यानी स्वयं में बंध्यता, यानी स्टेरिलिटी, जिसे इंग्लिश में सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनके जो परागकण हैं उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो वो वहाँ पर अंकुरित नहीं हो पाते और वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में स्वपरागण नहीं हो पाता, और इस गुण को स्वबंध्यता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। इसके जो उदाहरण है वह है मक्का, सेब, अंगूर, ऑर्किड। ये पौधों में स्वबंध्यता देखने को मिलती है। दूसरी अनुकूलता है एक लिंगता। एक लिंगता यानी यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी नाम से पता चल रहा है, यूनि यानी एक, सेक्सुअलिटी यानी लिंग। यानी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके जो पुष्प होते हैं वह एक लिंगी होते हैं। यानी इन पुष्पों में या तो मादा जनन अंग होगा यानी कि जायांग होगा, या फिर उसमें नर जनन अंग यानी पुमंग होगा। यदि उनमें नर जनन अंग है तो वो नर पुष्प कहलाते हैं, और यदि मादा जनन अंग है तो उन्हें मादा पुष्प कहते हैं। तो ऐसे कई पौधे हैं जिनमें अलग अलग पुष्प पाए जाते हैं। यदि एक ही पौधे में नर पुष्प
और मादा पुष्प पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को उभयलिंगाश्रयी पौधे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मोनोशियस प्लांट्स कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी पौधों के उदाहरण हैं लौकी, खीरा, आंवला और मक्का। और यदि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधों में खिलते हैं तो ऐसे पौधों को डायोशियस प्लांट्स कहते हैं। हिंदी में इसे एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। और एक लिंगाश्रयी पौधों के उदाहरण हैं पपीता और ताड़। तो यदि पौधे में एक ही लिंग हो तो ऐसे पौधों में स्वपरागण की संभावना कम हो जाती है और परपरागण की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरी अनुकूलता की बात करें तो वह है भिन्न काल परिपक्वता, जिसे इंग्लिश में डाइकोगामी कहते हैं। भिन्न काल परिपक्वता से तात्पर्य जो पुमंग और जायांग होते हैं वह एक ही समय में परिपक्व नहीं होते, ये अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। यदि एक ही समय में परिपक्व नहीं होंगे तो इनमें यदि परागण होता भी है या जो अंड कोशिका है वह यदि विकसित हो भी जाता है तो परागण की क्रिया नहीं होगी, और यदि परागण की क्रिया होती है तो अंड कोशिका विकसित नहीं हुआ होगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो ऐसे में बीज का निर्माण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की जो गुण देखने को मिलती है इसे भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। और यदि ऐसे पुष्प में यदि पुमंग जो है वो पहले परिपक्व हो जाए जायांग की अपेक्षा तो उसे प्रोटो एंड्री कहते हैं, और यदि जायांग यानी स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाए तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। परपरागण की एक और अनुकूलता है जिसे हम बंधन युति कहते हैं, यानी हेरकोगैमी, इंग्लिश में इसे हेरकोगैमी कहते हैं। इसमें उन पौधों में स्वपरागण नहीं हो पाता किसी कारण से, वह है भौतिक रुकावट। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण नहीं हो पाता क्योंकि इनमें जो पराग कण होते हैं वह एक थैलीनुमा संरचना जिसे हम पॉलिनिया कहते हैं उसमें पाए जाते हैं, और ये पॉलिनिया में के अंदर परागकण होते हैं। तो ये परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते जब तक कोई कीट नहीं आता। जब कोई कीट आते हैं तो उनके पैरों में यह अटक जाते हैं, और फिर जब वो कीट उड़कर दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं तब उसमें से जो परागकण है वह निकलकर उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण नहीं हो पाता लेकिन परपरागण आसानी से होता है। तो इस स्थिति को बंधन युति यानी हेरकोगैमी कहते हैं, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कैलोट्रोपिस यानी आग का पौधा। अब हम अगला अनुकूलता जानेंगे जिसे हम विषम वर्तिकाग्रता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हेट्रोस्टाइली कहा जाता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी उनमें पुष्पीय द्विरूपता या पुष्पीय त्रिरूपकता पाई जाती है। अब ये पुष्पीय द्विरूपता क्या होता है? ये जो पौधे होते हैं इनमें जो पुष्प होते हैं भिन्न भिन्न पुष्प में जो वर्तिकाग्र और जो पुंकेसर है दोनों की जो लंबाई है वह भिन्न भिन्न होती है। किसी पुष्प में वर्तिकाग्र जो स्त्री केसर होती है उसमें वर्तिकाग्र की जो लंबाई है वह छोटी होती है और किसी पुष्प में वह लंबी होती है। तो जो एक और किसी पुष्प में जो पुंकेसर है उसकी लंबाई छोटी होती है तो दूसरे पुष्प में उसकी लंबाई लंबी होती है, बड़ी होती है। तो इस प्रकार के जो भिन्न भिन्न पुष्प पाए जाते हैं इसे पुष्पीय द्विरूपकता या फिर त्रिरूपकता कहते हैं। तो इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता, इनमें परपरागण की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इनमें जो समान लंबाई के जो पुंकेसर और स्त्री केसर है उनके बीच में परागण होता है। हम अब छठवां अनुकूलता देखेंगे जिसे प्रगुणता यानी प्रीपोटेंसी कहते हैं। यह एक ऐसा गुण है पुष्पों का कि जिसमें अगर उसी पुष्प के जो परागकण हैं
वह किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि पहुंचते हैं तो वहां उसका अंकुरण शीघ्रता से होने लगता है, जबकि यदि वह जो परागकण है वह उसी पुष्प के यदि वर्तिकाग्र तक पहुँचे, स्थानांतरण हो, तो वहाँ पर उनका अंकुरण बहुत ही धीरे होता है। इस गुण को प्रीपोटेंसी यानी प्रगुणता कहते हैं, और यही गुण पौधों में स्वपरागण की संभावना को कम और पर परागण की संभावना को बढ़ा देते हैं। पर परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पर परागण कैसे हो रहा है। तो इसके आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है वायु परागण, दूसरा है जल परागण और तीसरा है जंतु परागण। सबसे पहले हम वायु परागण को देखते हैं। वायु परागण को इंग्लिश में एनिमोफिली भी कहते हैं। वायु परागण नाम से पता चल रहा है, इसमें पर परागण के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु की सहायता से परागण की क्रिया होती है। इसमें जो पुष्प की विशेषता होती है इसे देखते हैं। पुष्प आकर्षक विहीन होने चाहिए और वो छोटे भी होने चाहिए, गंधहीन होने चाहिए, उसमें मकरंद नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए पाइनस के जो पराग कण हैं वह पंख युक्त होते हैं। अब पराग कण कैसे होने चाहिए? पराग कण हल्के होने चाहिए, चिकने होने चाहिए और अत्यधिक संख्या में होने चाहिए। पराग कोश जो होता है उसके अंदर पराग कण होते हैं। तो पराग कोश जब फूटता है तो वो विस्फोट या झटके के साथ फूटने चाहिए, ताकि उसमें से जो पराग कण है वो बहुत ज़्यादा दूर तक जा सके। और उसके जो वर्तिकाग्र है वह कैसे होने चाहिए? जो पुष्प जिसके वर्तिकाग्र तक वह परागकण आकर बैठेंगे, उसका वर्तिकाग्र लंबे होने चाहिए, रोम युक्त होने चाहिए और पंखदार होने चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं होनी आवश्यक है, तभी उनमें वायु परागण होता है। वायु परागण के उदाहरण हैं मक्का, गेहूं, पाइनस और घास। इन पौधों में वायु परागण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। दूसरा जो है पर परागण वह है जल परागण। जल परागण में जल की सहायता से पर परागण की क्रिया होती है। इसमें 2 प्रकार से हो सकता है। या तो यह परागण की क्रिया जल के सतह में हो सकती है या जल के अंदर। यदि यह जल के सतह होती है तो इसे ऊपरी जल परागण कहते हैं। इसे इंग्लिश में एपीहाइड्रोफिली कहा जाता है और इसके उदाहरण हैं हाइड्रिला वेलिस्नेरिया। और जो यानी जल के नीचे जब परागण की क्रिया होती है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोहाइड्रोफिलिस कहा जाता है। हाइपोहाइड्रोफिली के उदाहरण हैं सेरेटोफाइलम और नेजस। अब हम तीसरी प्रक्रिया जिसे हम जंतु परागण कहते हैं यह देखते हैं। जंतु परागण में पर परागण के लिए जंतुओं की आवश्यकता होती है, चाहे वह कीट हो, चाहे तितलियां हो, पक्षी हो। अलग अलग जंतु द्वारा अलग अलग प्रकार से परागण होता है। तो उन जंतुओं के नाम पर ही आधारित है कि इन्हें अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। जंतु परागण के सबसे पहले प्रकार को हम देखते हैं, जो कि कीट परागण है। कीट परागण को हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कीट परागण यानी कि ऐसे पर परागण जो कीटों के द्वारा होते हैं। अब इसमें ये परागण तब होते हैं जब इनके पुष्पों में कुछ विशेषताएं होती हैं। इनके पुष्प कैसे होने चाहिए? इनके पुष्प बड़े होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए और इनमें मकरंद भरपूर होने चाहिए। इन्हीं कारणों से कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और इनकी वजह से ही इनमें पर परागण होता है। इसके जो उदाहरण हैं वह है लीची, सेब, चंपा, आम, चमेली। ये इनके उदाहरण हैं जिनमें कीट परागण होते हैं। दूसरा प्रकार है पक्षी परागण।
पक्षी परागण को इंग्लिश में ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसमें परागण पर परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होते हैं। जो पक्षी होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनके चोंच काफ़ी लंबे होते हैं। ये पुष्प के से उनके जो मकरंद है उसे और उसमें जो तेल है, खाद्य पदार्थ है, उसे चूसते हैं और इसी के कारण वो पुष्प तक पहुंचते हैं और उनके द्वारा ही अनजाने में ही पर परागण की क्रिया हो जाती है। इसके उदाहरण हैं सेमल, बबूल, बॉटल ब्रश और बिग्नोनिया के पुष्प। तीसरा जो प्रकार है उसे चमगादड़ परागण कहते हैं। चमगादड़ परागण को इंग्लिश में चिरोप्टेलोफिली कहते हैं। इसमें चमगादड़ के द्वारा पर परागण होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो कदम्ब के पुष्प हैं, किगेलिया अफ्रिकाना इसके उदाहरण हैं। चौथा प्रकार जो है उसे मेलाकोपिली परागण कहते हैं। इसमें घोंघे जाति के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वह इसके द्वारा उन पर परागण की क्रिया होती है और इसका उदाहरण है लेमना और क्राइसैंथेमम। इसके बाद है चींटी परागण, यानी चींटियों के द्वारा जब परागण होता है, जिसे इंग्लिश में मिकमैकोफिली कहा जाता है और इसका जो उदाहरण है वो एनीमोन है। पर परागण से कई लाभ हैं। आइए देखते हैं हम इनके लाभों को। सबसे पहला है कि पर परागण से कई किस्मों के पौधों का विकास होता है और दूसरा है कि पर परागण से उत्पन्न जो संततियां होती हैं वह स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं और आकर्षक होती हैं। इससे अधिक संख्या में फलों का विकास भी होता है और साथ ही इसमें जो बीज होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बनते हैं और इस पर परागण के कारण जो पौधे बनते हैं वो उनमें विकसित और अनुकूलित लक्षण उनमें समाहित होते हैं। अब इसके हानियों को भी जान लेते हैं। पर परागण की सबसे अधिक हानि यह है कि उसमें कोई सुनिश्चित नहीं होता कि परागण होगा कि नहीं, क्योंकि यह बाह्य माध्यम पर निर्भर रहते हैं, जैसे वायु पर निर्भर रहते हैं या जल या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इनमें कोई निश्चित नहीं रहता कि परागण होगा ही। दूसरा इसमें हानि यह है कि इसमें अत्यधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, इसलिए पराग कणों का निर्माण ज़्यादा संख्या में होता है तो पौधे जो हैं वो अपनी ऊर्जा को व्यय कर देते हैं पराग कणों के निर्माण में। तीसरी हानि यह है कि इसमें जो मात्र लक्षणों की शुद्धता उनमें नहीं पाई जाती। जो संतति पौधे हैं उनमें मात्र लक्षणों की शुद्धता नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं इनमें दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागण होता है। तो दोनों पुष्पों के जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो संयुग्मित होकर जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये जो जायगोट होता है इसमें दोनों पौधों के गुणसूत्र होते हैं, तो जो आनुवंशिक रूप से ये शुद्ध नहीं होते। इसके बाद जो चौथा इसमें हानि है वह यह है कि जो पर परागण में जो जंतु पर परागण होता है उसमें जो पौधे होते हैं उनके पुष्प काफ़ी बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनमें मकरंद होना चाहिए, तभी उनमें जंतु परागण होता है। तो ये सब भी चीज़ों के निर्माण के लिए पौधे अपनी अधिकतर ऊर्जा को इन्हीं के निर्माण के लिए ये व्यय कर देते हैं और इसके व्यय करने के बाद भी यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि परागण होगा ही। तो ये सारी बातें आती हैं पर परागण में जो इसके हानियां हैं।